एंड मैंने उससे बोला मैं तुम्हें मैथ दिखाऊंगा और तुम मुझे केमिस्ट्री दिखाना। अब 3 घंटे हैं, 3 घंटे में हमें क्वेश्चन तो आ नहीं रहा कि हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, हमें तो बस ऑप्शन देखना है, उसका जो ऑप्शन पे वो टिक लगा रही है उसी ऑप्शन को पूरे। तो मुझे अचानक से तो पहली बार झटका लगा कि ये क्या, मेरे 1.5 लाख रुपए बर्बाद हो गए, मैंने एलन ने फालतू के दे दिए। मुझे तो क्लास छोड़ने का मन कर रहा, जाके घर पे रोऊं पहले। एलन के जितने पेपर होते थे मैं देता ही सही था, 0 नंबर आए, 5 नंबर आए, 6 नंबर आए, 10 20 जितने भी आ रहे होते, पर टेस्ट तो जरूर देता था। तो मैंने पहले ही मतलब बोल दिया था कि मैं जे एडवांस नहीं दे रहा, मुझसे जे मेंस नहीं उखड़ रहा, जे एडवांस क्यों दूंगा। तो घर वाले बोले चलो अब तुम एसएससी सीजीएल या बीएससी की तैयारी, मतलब किसी अच्छे कॉलेज से बीएससी करो, एसएससी सीजीएल की तैयारी करो। सो हाई एवरीवन, दिस इज गोइंग टू बी द 10th एपिसोड ऑफ आवर सीरीज जीत की जर्नी। यार पिछले जितने भी यार हमने एपिसोड्स डाले थे, आपने उस पर काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे भैया और भी ऐसी स्टोरीज लाओ। काफ़ी स्टूडेंट्स रिलेट कर पाते हैं और सीखने को बहुत कुछ मिलता है ना यार। जो शायद गलतियाँ आप कर रहे हो, आप उन बंदों के एक्सपीरियंसेस से सीख पाते हो, ठीक है। आपके एफर्ट्स बहुत कम हो जाते हैं, मतलब आपको बेफालतू में गलतियों में एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे अगर आप किसी की स्टोरी देखते हो जो आप जैसा ही बंदा है, एवरेज बंदा होता है और फिर आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो ऐसे ही यार आज की वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं यार वो हैं दीपक भैया, ठीक है। इनकी खुद की स्टोरी है, मैंने जो अपने जेई के वक्त देखी थी, काफ़ी मोटिवेशनल है यार। एक एवरेज बंदा कैसे एनआईटी तक पहुंच सकता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे बहुत बहाने देते हो, आज आपको पता चलेगा भाई सारी चीज़ें पीछे छोड़ो, बट अगर आप में सचमुच डेडिकेशन है ना तो आप कर सकते हो। तो टुडे वी हैव मयंक भैया ऑन आवर चैनल। इन्होंने स्टार्ट किया था 6 मार्क्स से और फाइनली 180 मार्क्स तक पहुंचे थे। 6 मार्क्स इनके फर्स्ट जेई मीन्स में आए थे जो भैया ने दिया था। बाकी यार अपना इंट्रो दे दो दीपक भैया, देन वी विल स्टार्ट। थैंक यू प्रायुष बुलाने के लिए यार। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रो देता हूँ। तो मेरा नाम दीपक शुक्ला है एंड करंटली मैं बीटेक 3rd ईयर सिविल इंजीनियरिंग से एमएनआईटी जयपुर से परसिंग कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ एक छोटा सा चैनल था एंड प्रायुष ने बताया ही सही मैं एनआईटी में कैसे पहुँचा। फर्स्ट टाइम मेरा अटेम्प्ट जो था उसका स्कोर 6 मार्क्स था एंड सेकेंड टाइम में नॉर्मल ही था एंड थर्ड टाइम में जाकर के वो 180 तक पहुँच गया। मतलब मैं थर्ड अटेम्प्ट एक प्रकार से डबल ड्रॉपर भी हूँ प्रायुष, ऐसा भी बोल सकते हैं। एग्जैक्टली। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो यार, इससे पहले दीपक भैया अपनी पूरी जेई की जर्नी बताएं, अपनी पूरी जेई की कहानी सुनाएं। आप में से यार बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे को रेगुलर डाउट आता रहता है, यार भैया हमें पीवाईक्यू बुक क्या अलग से सॉल्व करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें क्या एक अलग से पीवाईक्यू बुक लेनी चाहिए कि नहीं। तो यार देखो, मैं हमेशा कहता हूँ यार एक पीवाईक्यू बुक आपके पास अलग से होनी चाहिए, चाहे आपके पास आपका कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि जो कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं उसमें मैक्सिमम बहुत क्वेश्चंस मिसिंग वगैरह रहते हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि यार एक अलग से पीवाईक्यू बुक अपनी ज़रूर खरीद लो, ठीक है। अब भैया अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सी खरीदें। यार देखो, जो मैं पर्सनली मैंने यूज़ की थी और जो मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा यार, वो है दिशा की बुक, ठीक है। मैंने खुद भी अपनी जी प्रेपरेशन के वक्त यार दिशा वाली यूज़ की थी। अब यार जो इसका लेटेस्ट एडिशन है 44 ईयर्स जेई मेंस प्लस एडवांस, वो भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर यार आप में से कोई जेई 2022 एस्पिरेंट है, 2023 एस्पिरेंट है, 2024 एस्पिरेंट है, जो लेने की सोच रहा है पीवाईक्यू बुक, तो उस केस में यार मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई लेटेस्ट एडिशन ही लो, दिशा का 44 ईयर्स। इसमें 2021 तक के सारे जेई मेंस प्लस एडवांस के क्वेश्चन कवर हैं। इसमें यार स्क्रीनिंग वाले क्वेश्चंस भी कवर्ड हैं, अलग से मेंशन कर रखा है एस लगा के, जो कि डायरेक्ट कभी कभी रिपीट हो जाते हैं मेंस में एज अ टेस्ट, तो उसका ये बेनिफिट है। उसके अलावा यार और भी कुछ अच्छी फीचर्स हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल यार एनसीईआरटी के हिसाब से सारी चीज़ें इसमें अलाइंड है, मतलब एनसीईआरटी के चैप्टर्स के हिसाब से इसमें सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यार इसमें एरर लेस है, ये मतलब आपको जितने भी सॉल्यूशन मिलेंगे उसमें कोई एरर नहीं होगा, तो यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन इट। क्योंकि यार मैंने और भी दूसरी पब्लिकेशंस की बुक भी यूज़ की थी अपने प्रिपरेशन के वक्त, तो उसमें काफ़ी एरर्स होते थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, कभी कभी एरर्स में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर है यार इसकी कि इसमें क्वेश्चंस भाई बहुत सारे, मतलब लगभग आपको इस पर्टिकुलर में मैथ्स वाली में 4400 प्लस क्वेश्चन है। तो आप तीनों का मिला लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मोर देन 12,000 क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक है यार। मतलब अगर आप 2022 के एस्पिरेंट हो ना, तब तो मैं कहूँगा भाई इसी बुक से अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब इतने सारे क्वेश्चन है, और अगर आप मेंस प्लस एडवांस का टारगेट कर रहे हो, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस बुक, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस दिशा बुक, है ना, एंड पीवाईक्यू। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। मैंने भी अपने वक्त यूज़ यही की थी और मुझसे जो भी जूनियर पूछता है मैं उसको जनरली यही रिकमेंड करता हूँ। तो चलो यार वीडियो में आगे चलते हैं एंड दीपक भैया की जेई जर्नी सुनते हैं।
तो भैया ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं जेई की जर्नी स्टार्ट कब हुई, मतलब आपको कब लगा कि भाई मुझे आईआईटी जेई की तैयारी करनी है? मतलब 11 से ही बहुत सारे स्टूडेंट तैयार करते हैं, तो तैयारी करते हैं, तो आपने भी 11 से ही तैयारी शुरू कर दी थी या बाद में तैयारी करना शुरू किया था? नहीं नहीं प्रायुष, 11th तक तो ऐसा कुछ मालूम ही नहीं था कि अच्छा। आईआईटी है क्या इसमें। आप हम लोग सुनते हैं ना आईआईटी जेई, आईआईटी जेई, जेई मेन, जे एडवांस, हमें मालूम पड़ता था कि ये सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजी हैं। अच्छा। जब बाद में 12th में पता लगा धीरे धीरे करके, अच्छा नहीं ये सारी चीज़ें एक थे, हम फालतू में कंफ्यूज हो रहे थे। तो 11th 12th तो ऐसे मस्ती मस्ती में ही चला गया कि ठीक है देख लेंगे, एक साल में, एक साल में देख लेंगे, एक साल बचा हुआ है ना। तो 13th में जा कर के थोड़ा बहुत पता लगा। तो उस टाइम तक एक दो सीनियर से मैं मिल चुका था जो पहले मतलब कोटा जा चुके थे, तो उनके इंस्पायरेशन से हम लोग कोटा के लिए निकले। एंड अच्छा फिर वही 13th में मेजरली चीज़ें आईआईटी के बारे में मालूम हुई हमें। अच्छा 12th तक अच्छा। तो बिल्कुल ही नहीं। मतलब जब आपने 12th के बाद जो जेई मेंस दिया तो उसमें आपकी बिल्कुल जीरो तैयारी थी, वो बस आपने मजे में दे के आया था। जीरो आपने तय बहुत अच्छी बस कहानी भी बस सुनाई थी उसकी। वाराणसी घूमने के लिए वो वाराणसी फॉर्म घूम ही भरा गया था। और वो चीटिंग वाली कहानी भी एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, मतलब काफी अच्छी। मतलब ऐसा कोई चीटिंग नहीं, हम तो पकड़े ही जा चुके थे। अभी मैं चीटिंग बोल दूं बाद में मेरे ऊपर कोई क्लेम हो ये चीटिंग से गया है अच्छा अच्छा। ऐसा नहीं, मतलब बाद में पकड़े भी गए थे। उसमें एक बगल की लड़की थी, क्लासमेट थी, सेम सेंटर सेम बेंच पे हमारा पड़ गया था। अच्छा। एंड मैंने उससे बोला मैं तुम्हें मैथ दिखाऊंगा और तुम मुझे केमिस्ट्री दिखाना। अब 3 घंटे हैं, 3 घंटे में हमें क्वेश्चन तो आ नहीं रहा कि हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, हमें तो बस ऑप्शन देखना है। उसका जो ऑप्शन पे वो टिक लगा रही है उसी ऑप्शन को पूरे जितने भी क्वेश्चन है उस सबके ऑप्शन में टिक डालो भाई मैथ के। तो सेम ऐसा कर करके चलता था। आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 6 मार्क्स आए थे? हाँ तो उसी ने, वही लड़के ने ना मतलब मैक्स टाइम मेरे सारी गलत करवा दिए थे उसने, गलत बता के। जो भी सही थे वही फिजिक्स, नहीं मैथ में पॉजिटिव में था, बाकी निगेटिव में, तो 6 मार्क पे आके गिरा था। अच्छा 6 मार्क्स, मतलब कोई तैयारी नहीं थी तो कोई रिग्रेट भी नहीं होगा आपको उस वक्त तो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कुछ फील ही नहीं हो रहा था। मुझे तो मन कर रहा था मैं देखूं भी ना सही ये रिजल्ट तो जबरदस्ती घर वालों ने दिखा दिया रिजल्ट फिर उसके बाद जब आप कोटा गए तो कोटा की जर्नी मतलब कैसी रही थी? फर्स्ट ईयर जब मतलब 13th में आप कोटा गए थे ड्रॉप ईयर में, तो कोटा की जर्नी कैसे रही थी? तो एक्चुअली प्रायुष जब फर्स्ट टाइम मैं कोटा गया ना, तो उस टाइम ऐसा हुआ कि जब पहली क्लास गया मैं, आप जानते होंगे कि यहाँ पर सारी चीज़ें थियोरी में लिखवाई जाती है एंड देन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा करके वही हमारा नोट्स प्रिपेयर हो जाता था। वही आदत सभी स्टूडेंट्स को नॉर्मली पड़ी ही रहती है जो गांव से या फिर नॉर्मल जगह से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। बट वहाँ पे पहुँचते ही आपको थियोरी बस एक प्रकार से बोर्ड पे थोड़ी सी समझा करके डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट होना शुरू हो गया चीज़ें। तो मुझे अचानक से तो पहली बार झटका लगा कि ये क्या, मेरे 1.5 लाख रुपए बर्बाद हो गए, मैंने ने फालतू के दे दिए। मुझे तो क्लास छोड़ने का मन कर रहा, जाके घर पे रोऊं। पहले गया मैं इनके पास, मैं बोला मुझे मतलब मैं लग रहा है मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तो पहले ही दिन क्वेश्चन लगवा दिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो बोला कि नहीं नहीं, मेरे वो एक्चुअली 10 दिन पहले मेरे से गया था, तो बोला नहीं नहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ, आप बने रहिए बने रहिए। तो इनिशियली 10-15 दिन तक तो मतलब दिक्कत हो रही थी, फिर धीरे धीरे लगातार मेहनत करते करते पकड़ में आने लगी चीज़ें। फिर दिक्कत तब होती ना जब आप टेस्ट देते हो, तब आपकी स्कोर रियलिटी वाले पता लगते हैं कि अच्छा तो ये है आपका लेवल। उसके पहले तक क्लास में जो चीज़ें आ रही हैं और जो थियरी पढ़ाई जा रही है रट लो, अच्छा लगता है, अच्छा मेरी प्रिपरेशन सॉफ्ट चल रही, मज़ा आ रहा है। जब पेपर दे रहे होते हो, आपके बगल वाला बंदा एकदम हाई स्कोर करता है, आप एकदम लो स्कोर पे रहते हो, कट ऑफ भी पार नहीं होता, तब वहाँ प्रॉब्लम आती है। सेम हमारे साथ हर पेपर के टाइम पे ऐसा होता गया। इनिशियल कुछ फेज में इम्प्रूव रहा, इसके बाद फिर वही लो 100 से कम कम हमेशा 360 में मार्क्स आते रहे थे 13th में। तो ये साल पूरा बहुत गड़बड़ तरीके से जा रहा था। आपकी स्टोरी मतलब 13 की सुन के मुझे अपने कज़न भैया की याद आ गई। ठीक है, अभी तो वो हाँ आईआईटी में है, उन्होंने हाँ। मतलब बाद में गेट वेट करके आईआईटी निकाल लिया था, बट वो भी कोटा हम्म, गए थे जेई करने के लिए अपनी। तो उनके साथ हाँ भी मतलब ऐसी बात, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता था, बोलते थे ड्रॉपर्स को मतलब ऐसे बैच में उन्हें डाल दिया था जहाँ बस टीचर आता था, टीचर क्वेश्चन कराता था, बिल्कुल। और मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा होता है ना वो बैंकर्स वाला सीन कि ये सारे पैसे बनाने हाँ के लिए हैं, वही वाला सीन था। तो वो मतलब काफ़ी एग्जैक्टली दिक्कत वही होती बैच है। रहते भी हैं। हम्म। हाँ प्राइवेट वो हिंदी मीडियम के बैच ना सिर्फ पैसे बनाने के लिए ही होते हैं, वो तो सब लोग हिंदी में जानते ही हैं। मतलब मेरे भैया तो फिर भी नॉर्मल बैच में ही थे, बट हाँ उन्होंने हाँ मतलब ऐसे टीचर्स थे मेरे भैया बताते थे कि वो बच्चे उनको बता रहे हैं कि अच्छा इसको ऐसे करना है इस क्वेश्चन को।
तो ये सीन रहता था होता है। मतलब वो हाँ वही यार, कोचिंग बहुत सोच समझ के चूज करो, और करो तो स्टार्टिंग में मिस मत करो कुछ, है ना, वरना बहुत प्रॉब्लम बिल्कुल, होगी कि बहुत ज़्यादा। आपने स्टार्टिंग 1-2 महीने मिस कर दिए, फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, तब तो बहुत प्रॉब्लम होती है और सारा कोप अप करने में। तो यार ये तो भैया आपका फिर फाइनली जब मतलब कोटा में आपने 1 साल तैयारी की, फिर जब जेईई मेंस देने गए, आपका सेकंड ईयर मतलब फर्स्ट ड्रॉप का जो जेईई मेंस देने गए थे, वो कैसा रहा उसका हाँ, एक्सपीरियंस? की मतलब थोड़ी बहुत तो तैयारी करके गए ही होगे, ऐसा तो है नहीं कि हवा हाँ में ही यार, चले गए थे। तैयारी तो पूरा करके गए थे। हम्म। अब वहाँ मार्क्स नहीं है वो बात अलग है। पहुँचे सेंटर में हम्म। तो बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना था मुझे। मैं पहले से ही सोचा था कि मैं नॉर्मली कहीं से भी एक क्वेश्चन पकड़ूंगा केमिस्ट्री का, वहीं से स्टार्ट करूंगा और लगाना स्टार्ट करूंगा। बट यार उस टाइम तक रियलिटी में बताऊं, मुझे केमिस्ट्री जीरो आती थी, फिजिक्स जीरो आती थी, मैथ ही मेरा स्ट्रांग था जो था। अच्छा। और मैं गलती वही की कि पहले मैथ्स नहीं उठाया, बाद में मैथ्स उठाया, मैथ्स पे टाइम भी लगाया, पर वो उतनी प्रैक्टिस नहीं हुई थी, तो फिर वो क्वेश्चन बहुत सारे गलत करके आ गए। तो टोटल मतलब काफ़ी क्वेश्चन 160 180 मार्क्स के क्वेश्चन करके आया था। अब हम्म। लगा था कि ठीक है हो जाएगा अच्छा, पर फाइनली नंबर कितने आए थे? 180 का आधा भी नहीं आया था नंबर, 76 मार्क्स आए थे ओवरऑल। तो अच्छा, मतलब गड़बड़ी हो गया था, वो भी ये ज़्यादा आपका कुछ खास नहीं था। 2018 वाला अटेम्प्ट होगा ना, 2018 में? हाँ, 2018 में। अच्छा, मतलब उसमें यार आपकी मतलब ऐसा कुछ मेजर गलतियां जो आपने की हो, जो बता सकते हो कि मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, या फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं थी, प्रैक्टिस कम थी, क्या मेजर गलतियां रही थी उसकी? एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर करने का ट्राई करता था थियरी के थ्रू, बट ये चीज़ करना गलत है। थियरी के थ्रू ना करके उस क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं थियरी सारी पढ़ करके गया था, बट उस पर क्वेश्चन नहीं किया था, तो वो कंसेप्ट रिलेट नहीं कर पा रहा था। उससे रिलेटेड सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे होते हैं ना, तब भी मैं लगा नहीं पाता था, जबकि मेरी वो थियरी कंप्लीट रहती थी। मतलब थियरी है, थियरी से रिलेट जैसे होता है ना कि वो फार्मूले पे रख के क्वेश्चन आ जाए, वैसा कर लेंगे। ये चीज़ें मैं गलती करके काफ़ी गया था। ये वाली गलती नहीं करनी चाहिए अपन और को। मॉक टेस्ट दिए थे आपने फर्स्ट फर्स्ट ड्रॉप वाले ईयर हाँ में? भाई, जितने भी एलन के जितने पेपर होते थे मैं देता ही सही था। 0 नंबर आए, 5 नंबर आए, 6 नंबर आए, 10 20 जितने भी आ रहे होते, पर टेस्ट तो जरूर देता था। ये नंबर एक आते कितने थे पॉजिटिविटी थी। सच में? इसी रेंज में आते थे या फिर कभी नहीं, कभी? अंडर 50 के आसपास, 50 60 70, और एक बार सिर्फ आया था 40 के समथिंग। बाकी यही रहते थे, 70 के आसपास ही रहते थे, अच्छा। 50 के और 70 के बीच में। अच्छा, तो ये हाल था आपके फर्स्ट ईयर वाला ड्रॉप जो था उसमें भी हाँ, मतलब मेन दिक्कत ये थी कि प्रैक्टिस नहीं हो पाई उतनी ज्यादा, मतलब थ्योरी तो एग्जैक्टली। पूरी पढ़ी है हमने, बट प्रैक्टिस नहीं किया, तो फिर एग्जाम में क्या ही क्वेश्चन बनेंगे अगर हमारे को आइडिया हाँ, ही नहीं है कि क्वेश्चन होते कैसे हैं। एग्जैक्टली। एट द एंड और क्वेश्चन आएगा ना, थ्योरी थोड़ी ना आएगी पेपर में। बिल्कुल। और प्रायुष एक दिक्कत ये भी थी ना कि आप 50% सिलेबस जो है फर्स्ट टाइम मैंने 13th में कवर किए थे। 11th 12th में 50% सिलेबस तो टच भी नहीं किया था। एंड बात करूँ फिजिक्स की ना, फिजिक्स में मैं 25% भी टोटल 11th 12th का नहीं कवर किया था, और मैंने 13th में एक साथ सारे कवर किए हैं, तो वो चीज़ें उड़ने स्टार्ट हो जाती हैं। वही है मेन दिक्कत, वही होती है ना जब आपने 11 12 में तैयारी नहीं की होती है और अचानक से फिर आप ड्रॉप एग्जैक्टली, करते हो, और वो भी फिर हिंदी मीडियम बिल्कुल। से आके काफी मतलब वहाँ चीजें उतना आसान नहीं होता डिफिकल्ट, सारी चीजें हाँ। करना। फिर भी हाँ, आपकी सबसे पहली एक तो ये दाद देना चाहूंगा, आपने हार नहीं मानी उसके बाद। मतलब जो मेरे कजन भैया थे वो तो छोड़ छाड़, उन्होंने बीच में प्रिपरेशन छोड़ दी जब उन्हें लगने लग गया ना चीजें नहीं हो रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, उन्होंने तो हार मान ली थी। और वो बोल रहे थे फिर तो मैंने आधे वक्त कोटा में मजे किए थे जब उनको लगा कि भाई अब नहीं होने वाला कुछ। बट स्टिल यार भैया आप लगे रहे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वहीं से डेडिकेशन दिखती है कि यार करना था मैं कुछ। ठीक है भैया, मतलब आपका ये फर्स्ट ड्रॉप जो फर्स्ट ईयर ड्रॉप था वो वाला अटेम्प्ट हो गया, उसके बाद आप घर वगैरह गए थे, पेरेंट्स ने पूछा क्या हुआ कैसे हुआ, तो उनको क्या क्या बताया? यार प्रायुष, उसके बाद जे एडवांस आता है ना, तो मैंने पहले ही मतलब बोल दिया था कि मैं जे एडवांस नहीं दे रहा, मुझसे जे मेंस नहीं उखड़ रहा, जे एडवांस क्यों दूंगा। पर मैं लगातार जबरदस्ती लगाए रहा, तो मैं ठीक है आराम अच्छा। ही करते हैं मैं कोटा में, तब तक घर डांट खाने से तो अच्छा है यहाँ आराम किया जाए। तो सेम जे एडवांस की कंडीशन एकदम वही 30 40 मार्क्स के आसपास है। वहाँ पर फिर घर में आया रिटर्न, तो घर वाले बोले चलो अब तुम एसएससी सीजीएल या बीएससी की तैयारी, मतलब किसी अच्छे कॉलेज से बीएससी करो, एसएससी सीजीएल की तैयारी करो। बट उस टाइम पे मैंने आते टाइम मैंने एक टीचर से मिल रखे थे, कोटा के थे, मैथमेटिक्स जो मुझे पढ़ाते थे। मैंने उनसे पूछा सर मैं क्या करूं? बोले बेटा देख, बीएससी करेगा तू, फिर इसके बाद आगे कोई एम होगा तो फिर वही सब आईआईटी जैम की तैयारी करके एमटेक इन सब जगह से करते हैं। तो बोले इससे अच्छा 1 साल ट्राई कर, ड्रॉप कर ले और किसी अच्छी एनआईटी में अच्छी ब्रांच
पानी का ट्राई कर। मैं बोला ठीक है सर, एक बार मैं घर पे बात करता हूँ। आया, पापा से ये बात बताई, मयंक से बात बताई। पापा बोले कि 2-2 साल खराब हो रहे हैं। अब जानते हो ना, मतलब जब किसी पेरेंट्स को मालूम पड़ता है उनका बेटा 2 साल ऐसे घर बैठ के निकाल रहा होता है, तो एक अजीब सा मतलब फील होना स्टार्ट हो जाता है लोगों समाज के बीच में बताने पे कि यार इनका बेटा 2-2 साल गैप करके चल रहा है। तो वही स्थिति बनी। पर ठीक है, पापा बोले कि अच्छा एक बार और ट्राई कर ही लो। कहाँ जाओगे? कोटा। मैं बोला हाँ वही कोटा, फिर से एक बार। तो उस टाइम रेडी हुए, फिर से मैं और मयंक दोनों कोटा चले गए कुछ दिनों बाद। अच्छा, आपके भैया, मयंक आपके भैया। भाई छोटा है। तो मतलब फिर आप लोग कोटा गए, तो इस बार भैया कोटा क्या चले। माइंडसेट में डिफरेंस था कि मतलब इस बार कुछ पहले से सोच के आए हो कि भाई इस बार तो ये गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या सोच बिल्कुल के आए बिल्कुल हो? प्राय। पहला तो था कि पिछली बार क्या था कि पिछली बार थियोरी पे ज़्यादा ध्यान दिया था, हम्म। क्वेश्चन पे कम। इस बार था कि यार जितने मिलेंगे ना सारे क्वेश्चन को करके आऊँगा। उस टाइम क्या रेस मिला करती थी, रेस हम लोग छूटे भी नहीं थे। इस बार क्या टारगेट था, यार रेस मिलेगी ना उसको क्लास के 15 मिनट के टाइम में सॉल्व करूंगा। थियोरी तो मजबूत है ही रेस सही। क्या है भैया, रेस अब क्या है उसके बारे में थोड़ा बता दो। रेगुलर एनालिसिस टेस्ट करके समथिंग, मतलब डेली 15-20 क्वेश्चन का ऐसा हर क्लास के डीपीपी बाद टाइप। मिलता है कि सॉल्व। हाँ डीपीपी टाइप। तो हम्म। वो टारगेट रहता था इन 15 मिनट में इसको सॉल्व ही कर लेना है, घर के लिए इसको बचाना ही नहीं है। अच्छा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे, यही स्ट्रेटेजी थी। पेपर पे बहुत ज़्यादा फोकस था। पिछली बार जेई मेन से पहले सिर्फ एलएन द्वारा जो टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते थे हम वही देते थे। इस बार क्या था कि इस बार पेपर से पहले जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना उनको बैठ करके एक 3 घंटे का टाइम दे करके मैं, मयंक और पीजी के 4-5 लड़के एक साथ करेंगे ही सही ये काम। और फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे हमने ये किया भी था। बहुत सारे ऐसे प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा डाले थे। अच्छा, मतलब इस तो बार ये क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी। हाँ क्वेश्चन हाँ प्रैक्टिस पे ज्यादा। क्वेश्चन पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस था। एग्जैक्टली, मतलब बिना क्वेश्चंस के तो कुछ भी नहीं होगा यार। कुछ मतलब नहीं होने वाला। सीबीएसई का पेपर थोड़ी ना कि आप रट के चले जाओगे नहीं सारी चीजें आ जाएंगी। सबसे हो जाए, इंपॉर्टेंट है हाँ थ्योरी, तो इंपॉर्टेंट है ही, बट थ्योरी की बिल्कुल कोई एप्लीकेशन नहीं होगी जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो दैट इज द मोस्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल। तो यार भैया, आपने इस बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस सब कुछ अच्छी थी, कॉन्फिडेंस भी इस बार आपके पास अच्छा खासा होगा जब सेकंड ईयर आपका ड्रॉप वाला था। तो इस बार जब बिल्कुल। पेपर देने गए तो कैसी क्या स्ट्रेटजी रखी थी और कैसे मतलब पेपर अटेम्प्ट किया? हाँ इस बार मेरे जो एलएन के पेपर से मतलब फील थोड़ा थोड़ा आने लगता है ना कि भाई इस बार अच्छा होने वाला है। हाँ और हाँ। एलएन के पेपर में सर डेट काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तो पहला तो था कि पेपर में सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट को उठाएंगे। तो वो मेरा था कि यार केमिस्ट्री उठानी है। और टाइम भी फिक्स था, केमिस्ट्री को 20 से 25 मैक्सिमम 30 मिनट में ही ख़त्म करना है हमें। और वो उसमें भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 5 से 6 मिनट के मैक्सिमम टाइम दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ऑलरेडी इनऑर्गेनिक आप जब एनसीईआरटी से रट लिए होते हो ना तो वही सेम कंडीशन हो जाती है, कुछ ज़्यादा रहता नहीं। एंड मेरा रियल में केमिस्ट्री में स्कोर 90 रहा था। 25 मिनट का टाइम मैंने दिया था। और सिर्फ मेरा फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे और बाकी स्पीड से मैंने लगाया। रैंडमली कहीं से ऑर्गेनिक के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, फिर फटाफट ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक पे आया, फिर फिजिकल पे आया। इसके बाद मुझे लगा कि यार मैथ सॉल्व करनी चाहिए क्योंकि मेरी मैथ से स्ट्रांग है। अगर मैं थोड़ा सा टाइम देकर के सॉल्व करता हूँ ये पक्के मार्क्स हमारे बनते जाएंगे। तो 40 मिनट लास्ट का जो फिजिक्स को हमने दिया था, तो ये हमारा पेपर की स्ट्रेटेजी थी और पैटर्न भी यही फॉलो किया अच्छे से और शायद अच्छा भी गया था ओवरऑल। अच्छा, मतलब एक चीज यार भैया, जो इम्पोर्टेंट है ना, जो आपके इस पेपर अटेंडिंग स्ट्रेटेजी से मैं निकाल पा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनका मैथ स्ट्रांग होता है तो सबसे पहले मैथ पे कूद जाते हैं। और आजकल आप देख हाँ रहे होगे कि 2021 की बात करूं तो मैथ पता नहीं बहुत अजीब आया, तो कुछ कुछ पेपर बहुत हार्ड लेंदी। आ गए थे, बहुत लेंदी आता है। तो मतलब बिल्कुल। क्वेश्चन तो होंगे आपसे बट अब टाइम बहुत खा जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जैक्टली। जो आपने की थी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करो। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कहाँ से होती है? केमिस्ट्री से होती है। केमिस्ट्री हमेशा केमिस्ट्री आसान से। आता है। मतलब स्टार्टिंग के बिल्कुल। आप आधे घंटे में अगर आप मतलब 15-20 क्वेश्चन कर लेते हो, आप 60-70-80-90 तक पहुंच जाते हो तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे बूस्ट हो जाता है कि भाई अभी तो बहुत टाइम है, हम बहुत अच्छा कर लेंगे ये पेपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट यार, बिल्कुल प्राय। मतलब पेपर आप जब भी अटेम्प्ट करो तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने पे फोकस करो। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट इजी सी क्वेश्चन निकाल के जल्दी जल्दी कर लो, और वो केमिस्ट्री में मिलते हैं एग्जैक्टली। सबसे। मैंने भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। तो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और मॉक टेस्ट भी यार आप उससे ही प्रैक्टिस करो। जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहीं पे अपनी पेपर अटेम्प्टिंग एग्जैक्ट। स्ट्रेटेजी कर लो कि भाई मुझे कैसे करना है, वरना बाद में जाके प्रॉब्लम होगी अगर आप एग्जाम में जाके अपनी स्ट्रेटेजी बदलोगे। तो भैया एक बार आपने एग्जाम एग्जैक्टली। एग्जाम दे दिया,
फिर जब घर पे आया तो कॉन्फिडेंस था इस बार कि अच्छा गया पेपर मतलब? हाँ प्रायुष, इस बार तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो जनवरी में था ना, मतलब मेरा सेकंड जो थर्ड अटेम्प्ट था, मतलब 2019 वाला, जो सेकंड तो ड्रॉप वाला उसमें, आपका अटेम्प्ट था? हाँ सेकंड ड्रॉप वाला, तो उसमें टोटल मुझे भी 2 चांस वही मिले थे। हाँ हाँ, तो जो जो जनवरी वाला, 2019 से ही स्टार्ट हुआ था, दो दो बार पेपर 19 ने स्टार्ट किया था। एग्जैक्टली, हम्म, हाँ तो उसमें जो जनवरी में हुआ था ना, तो मुझे निकलते ही फील हो गया था कुछ नहीं तो मिनिमम मार्क्स मेरे 200, या फिर मेरी जो रैंक आने वाली है अंडर 20 के आने ही वाली है। मैं एकदम चिल था और आकर मिलाया भी था, क्योंकि यार पिछले महीने जितने एलन के पेपर दे रखे थे सारे में 200 प्लस मैंने स्कोर किया था, और सेम टाइप पेपर पैटर्न लगभग सेम। यार पेपर में ऐसे 2 4 क्वेश्चन भी जो कॉपी से रिलेट, मतलब सेम ही क्वेश्चन डाटा सहित आ गए थे। तो इस वजह से लग ही रहा था कि ये एलन का ही पेपर मैं दे के आ रहा हूँ, एनटीए वाला भी। तो मतलब ऐसा कोई टेंशन नहीं था, निकला बाहर एकदम मस्त से। पेपर तो वैसे ही हुआ है, तो मार्क्स भी लगभग 200 के आसपास आएगा ही सही लगभग। तो भैया मतलब उसके बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी की थी या फिर फर्स्ट के बाद नहीं ही यही चिल हो तो, गए थे? एग्जैक्टली सेम गलती, ये गलती काफ़ी बड़ी हो गई थी मेरे साथ, कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद चिल हो गया ज़्यादा, और सेकंड अटेम्प्ट पे मैंने बहुत कम ध्यान दिया। मतलब क्लासेज होती थी, मैं क्लास नहीं जाता था, फिर मैं मुझे लगा कि मुझे जे एडवांस तो देना नहीं है सच कुछ, मेरे 20K के अंदर रैंक आ ही जाएगी जितना स्कोर मैंने किया है प्रीवियस ईयर के हिसाब से, तो मैं क्यों इतना मेहनत करूँ, अब आराम से मौज करते हैं ना जनवरी तक, मतलब जुलाई तक। पर वो गड़बड़ हो गया मेरे साथ, एंड उसमें भी 178 मार्क्स के आसपास आए थे सेकेंड अटेम्प्ट में भी, पर थोड़ा सा मेहनत की गई होती तो थोड़ा वो सा शायद तो 200 बूस्ट हुआ प्लस, होता। हाँ 220-30 पहुंच गया हाँ होता है। मतलब बिल्कुल। मैं भी थोड़ा रिलेट कर पाऊंगा, मेरी भी जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गए थे 178, 99 परसेंटाइल आ गई थी, तो थोड़ा सा हाँ वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं हम कि यार अब तो बिल्कुल वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि 10,000 रैंक आ जाएगी, उससे बुरा तो कुछ नहीं होगा। मेरे साथ ये सीन था, बिल्कुल। तो मैं भी काफी चिल हो गया था। बट यार ये गलती मत करना आप लोग, ठीक है? मेरा तो ऐसे हम्म। एडवांस टारगेट नहीं किया मैंने उतना, ये भी मतलब अब क्या ही करें, उसका जो हो गया सो हो गया। बट यार आप हो लोग गया हाँ। टारगेट करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट को ही मतलब अच्छे से दे दे यार। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में कम मार्क्स पे भी सबसे अच्छी परसेंटाइल बन जाती है, और उसके बाद यार फिर एग्जैक्टली। आप अपना आईआईटी वाला ड्रीम है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का होता ही है, फिर उसके बाद आपके पास 4-5 महीने मिल जाएंगे आराम से, जिसमें यार आप एडवांस की तैयारी कर सकते हो। पहले कहाँ इतना टाइम मिलता था भैया, अब तो 4-4 5-5 महीने मिल जाएंगे अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हाँ अच्छा कर लेते हो तो। एग्जैक्टली, आराम से बैठ के जेई एडवांस की प्रिपरेशन आप करते रहो। वही चीज है। तो भैया यार अब मतलब हम वो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको मतलब हाँ जैसे पहले पेपर में आपके जब पहली बार आपने जे मेंस दिया 6 मार्क्स आए, तो क्या कभी ऐसा लगा था कि बाद में जाके एनआईटी वगैरह पहुंच सकते हैं? ऐसा कुछ था कि मतलब? अब यार होता है ना, मतलब अंदर से पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था क्या होगा कैसे होगा, हम्म पर बाहर से दिखाने के लिए लोगों को, कि जब मैं कोटा मतलब आजमगढ़ छोड़ के निकल रहा था, तो एक साथ में और लड़का था, वो बोला भाई तुम्हारा 12 तक तो गड़बड़ है, क्यों पैसे बर्बाद करने जा रहे हो, क्या हो, हम्म कुछ नहीं होगा। तो मैं बोला भाई जो फर्स्ट रैंक लाता है वो भी लड़का होता है, उसे भी सेम ही कोचिंग मिलती है, हम भी ट्राई करेंगे रैंक 1 लाने की। ये तो मतलब बिल्कुल ही उड़ा, मतलब उड़ने वाली बात हो गई। पर ठीक है, उस टाइम तक अंदर से डर था, पर बाहर से दिखाने के लिए नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ, लोगों से बातचीत एकदम अच्छे तरीके से करते थे, कि जिससे कोटा एटलीस्ट जा पाऊँ, एक बार चांस तो मिले, फिर बाद में देख लिया जाएगा। अच्छा, और यार भैया एक छोटा सा लास्ट में कोई मैसेज देना चाहोगे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिनको ऐसा लगता है कि यार हम तो एवरेज बन रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा जी, हम नहीं निकाल पाएंगे आईआईटी वाईटी, या हम अंडर 10,000 20,000 रैंक नहीं ला पाएंगे, उनके लिए कोई छोटा सा मैसेज आप देना चाहो? हाँ प्रायुष देखो, मेरे हिसाब से 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं ना, हम्म जो एक तो जो कंडीशन मेरी फर्स्ट ईयर में थी ना, वैसे स्टूडेंट्स जिनके थियरी कंप्लीट हैं बट उनको क्वेश्चन, और जब उनके सामने पेपर आ जाता है तो प्रॉब्लम उनके सामने हो जाती है कि भाई मैं इसे करूँ कैसे। तो इस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहला मैसेज है यार, सबसे पहले तुम अपने बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो, जो बोर्ड लेवल के हैं। हम्म तुम्हें अपने जो पूरी चैप्टर तुम खत्म क्यों ना, उससे रिलेटेड जितने भी तुम्हारे उस चैप्टर से बोर्ड की बुक में क्वेश्चंस है ना, उनको लगाओ, सॉल्व एग्जाम्पल से स्टार्ट करो, और फाइनली जितने बाद में अभ्यास वाले चैप्टर, अभ्यास वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनको पूरा ट्राई करो। मतलब कि सबसे पहले अगर तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बन रहे हो तो तुम्हें बोर्ड लेवल का लगाना ही लगाना है। अगर 100 क्वेश्चन तुम लगा ले जा रहे हो बोर्ड के ना, तब सिर्फ और सिर्फ तुम कोई भी सीट या फिर कोई भी जेई की बुक से 20 से 30 क्वेश्चन उस चैप्टर का करके देखना, तुम्हारे आराम से सारे क्वेश्चन भी होंगे, और तुम्हारे 20 से 30 वो क्वेश्चन रहेंगे ना जो जेई लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे।
तो वो तुम्हारा एक प्रकार से उस चैप्टर को पूरा अच्छे तरीके से तैयार करवा देंगे। मेरा मानना है कि अगर एक चैप्टर पे 4 घंटे बैठ करके क्वेश्चन लगा लिए तो आराम से उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जो कि मैंने सेकेंड ड्रॉप में किया था। एंड सेकेंड टाइप की मेन चीज आप ये कहना चाहते हो कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे थोड़ा फोकस रखो, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो पहले नहीं बोर्ड्स लेवल के लो क्वेश्चन, लेवल के, हाँ थोड़े एग्जैक्टली अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। जैसे मेरे को मैथ्स में नहीं होते थे, मेरे से मैथ्स थोड़ी मेरी वीक थी, तो मैं क्या करता था ना, एनसीईआरटी कर लेता था, एनसीईआरटी की पूरी बहुत मिसलिनियस तक कर लेता था एकदम, ये अच्छा आइडिया है, एनसीईआरटी उठा के कर डालो। पूरा मिसलिनियस, और एग्जाम्पलर भी आती है, अगर थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो एग्जाम्पलर भी कर लो। और फिर उसके बाद मैं Exactly. अपने लेवल 1 करता था अपनी शीट का, जो हमारे पास होती थी। बिल्कुल, तो ये अच्छा स्ट्रेटजी भी रहेगी मेरे हिसाब से जिनको इसमें प्रॉब्लम आ रही है। एंड सेकंड, वो स्टूडेंट जो ऐसा सोचते कि यार मैं 2 सब्जेक्ट ले करके जेई में अच्छा कर लूँगा या किसी अच्छे एनआईटी में जा करके अच्छी ब्रांच ले लूँगा, ये गलत सोच है उनकी। जैसा फिजिक्स मैथ लेकर के कुछ लोग कहते हैं भाई मेरा फिजिक्स और मैथ्स अच्छा है, केमिस्ट्री मुझे नहीं याद करनी पड़, मतलब बहुत सारा बवाल बोलते हैं ना लोग, अपवाद है, मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा, एक्सेप्शन है बहुत सारा, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा करना पड़ेगा यार। एनसीईआरटी तुम 20 बार पढ़ लो, याद मत करो, 20 बार पढ़ लो, तीसरे सब्जेक्ट को मजबूत करना ही करना है। तीनों सब्जेक्ट में एटलीस्ट टारगेट तो 50, जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है ना उसमें भी 50% का टारगेट तो करके ही चलना है, तो तब जा करके तुम्हें एक अच्छी एनआईटी में अच्छा ब्रांच मिल पाएगा, नहीं तो 2 सब्जेक्ट के भरोसे कुछ नहीं होने वाला है। ये तो जो आपने ये बात कही ना second- दीपक भैया, उसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा। जैसे मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मेरा फिजिक्स बहुत अच्छी थी, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से कर लेता था, मैथ्स में मेरे को प्रॉब्लम होती थी, बट मैंने हाँ। ऐसा नहीं सोचा कि यार मैथ्स कंप्लीटली छोड़ के केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करूंगा। मैंने मैथ्स के जितने भी इजी स्कोरिंग टॉपिक थे जो मेरे से हो जाते थे, जिसके क्वेश्चन वेक्टर, 3D, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये जो इजी चैप्टर थे मैंने सारे उठाए। इनको मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया ना कि इनका क्वेश्चन कोई ना छूटे मेरे से एग्जाम में। बिल्कुल, तो वही ये है, होना भी हाँ, चाहिए। मतलब मेरा, मैं आपको बताता हूँ, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 178 मार्क्स आए थे, तो उसमें से 48 मार्क्स मेरे मैथ्स में आए थे, लगभग 50% मार्क्स, जो मेरा वीके सब्जेक्ट था। तो वो चीज़ है कि अपने वीके सब्जेक्ट को इतना मत पीछे छोड़ दो कि वो बाद में आप जी एडवांस दे रहे हो तो उसमें कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो रही। मेरे दोस्त के साथ ये चीज़ हुई थी। वो बंदा ऐसा था कि जिसकी 5000 रैंक आनी थी, अंडर 5000 रैंक जेई एडवांस में, अगर वो केवल केमिस्ट्री की कट ऑफ क्लियर कर देता, मतलब उस बंदे की केमिस्ट्री में माइनस मार्क्स आए थे, माइनस मार्क, और अगर वो केवल कट ऑफ क्लियर कर देता ना तो उसकी अंडर 5000 रैंक आती। मतलब फिजिक्स और मैथ्स उसकी इतनी अच्छी थी, बट केमिस्ट्री उसने इतना ही इग्नोर कर दिया। मुझसे तो बोलता है भाई किया तो था पर अब हुई नहीं, बट हाँ मुझे पक्का पता है उसने बहुत इग्नोर किया केमिस्ट्री, दैट इज वाई उसका आखिरी में जाके ये हाल हुआ। तो एकदम ही मत छोड़ो यार अपने किसी सब्जेक्ट को, और मतलब बना के रखो उसकी इजी चैप्टर, इजी स्कोरिंग चैप्टर्स वो सारे करके रखो। तो थैंक यू दीपक भैया, आपने यार इतना टाइम देने के लिए हमें, एंड आपके जितने भी यार लोग आए हैं सभी जाके एक बार दीपक भैया का चैनल चेकआउट करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफ़ी कंटेंट डालते रहते हैं, भैया के भाई भी हैं मयंक भैया, तो वो भी काफ़ी, वो IIT रुड़की में, तो काफ़ी कंटेंट डलता रहता है इनके चैनल पे, यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो यार, मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, किसी और वीडियो में। थैंक यू दीपक भैया, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक वाइक कर दिया करो यार, बताने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय एवरीवन।